हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का दोबारा से स्वागत है मेरे चैनल पे। और यार बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है आप सभी का। ठीक है, तो आज हम एक पोम करने वाले हैं डैडी। ठीक है, आप सभी ने ये मास्टर्स में पढ़ी होगी, सिलेबस में है। ठीक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन हाँ, ये इतनी ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है। मतलब मुझे अगर मैं देखूँ तो, क्योंकि आप सबको पता है कि एक डॉटर और एक फादर का जो रिलेशन होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है इस पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, मतलब कि एक लड़की जो होती है ना, वो अगर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी से प्यार करती है तो वो सिर्फ उसके फादर ही होते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर पे भाई होता है। ठीक है, देखिए भाई और फादर के प्यार में कोई मैं तोल नहीं सकती, कोई वो नहीं होता। लेकिन अगर जैसा इस पोयम में दिखाया गया है कि एक लड़की है 8 साल की है, उसके डैडी की डेथ हो जाती है, और वो जिस तरीके से अपने डैडी को यहाँ पे गलत बता रही है कि मतलब कि मैं खुद आपको मारना चाहती थी, या मैं चाहती हूँ आप मर जाओ, आप बहुत बुरे हो, आप ये इस तरीके से। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की इस पूरी दुनिया में ऐसा सोचती होगी। ठीक है, बहुत ही कम ऐसे केसेस होंगे, या मुझे तो लगता ही नहीं कि होंगे। ठीक है, तो ये पोम मुझे तो बहुत ही ज़्यादा बेकार लगी थी, और मैंने इसलिए इसको पढ़ा भी नहीं था। ठीक है चलिए, सिलेबस में है तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या था, इसमें एक लड़की है। ठीक है, जब वो 8 साल की थी तो उसके डैडी की डेथ हो जाती है। ठीक है, और 38 ईयर्स पे वो खुद भी सुसाइड कर लेती है। ठीक है, अब इसके बीच की जो स्टोरी है, मतलब जब उसके डैडी थे, उससे पहले जब भी उसके डैडी के और इसके बीच की जो बाउंडेशन है, जो रिलेशन है, वो इस पोम में उसको बताती है। ठीक है, और ये जो पोम है ये उनकी डेथ के बाद पब्लिश्ड हुई थी। ठीक है, क्योंकि बोला जाता है कि जब उनके डैडी की डेथ हुई तो वो उनके बारे में सोच सोच के वो इतना डरती थी। उनका जो बिहेवियर था वो बिल्कुल चेंज हो चुका था, पता नहीं क्यों चेंज हो गया था। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। अब किसी इंसान ने अगर सुसाइड करी है तो जाहिर सी बात है कि वो डिप्रेशन का ही शिकार होगा। ठीक है, तो इतना सब उनके साथ हुआ था, तो इसलिए वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने सुसाइड कर ली। ठीक है, अब ये जो है इसमें कहीं ना कहीं जो वर्ड्स हैं आपको जो थोड़े से टिपिकल या टफ लग रहे होंगे, वो इसलिए क्योंकि इसमें जर्मन लैंग्वेज का यूज़ हो गया है। अब जर्मन लैंग्वेज का यूज़ क्यों हुआ है, क्योंकि जो उनका फादर है, ठीक है, जो यहाँ पे डॉटर है, जो उसके फादर हैं, वो जर्मन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और जर्मनी लैंग्वेज भी वो बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो पोम है वो उसने अपने डैडी को डेडिकेट की है, उनके लिए लिखी है, तो इसलिए उसने इसमें जर्मन वर्ड्स का यूज़ किया है। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग की जो लाइनें हैं वो बोलती है कि अब ज़्यादा दिनों तक मैं इस ब्लैक शू में नहीं रह सकती या नहीं रहूँगी। ठीक है, और यहाँ पे जो ब्लैक शू है वो उसने अपने डैडी को बोला है। ठीक है, मतलब देख सकते हैं आप, एक तो किससे कंपेयर, मतलब शू एक जूता, मेंटेलिटी देखिए। ठीक है, लेकिन चलिए, मतलब मैं अब इससे ज़्यादा इस ब्लैक शू में नहीं रह सकती और ना ही रहूँगी। मैं इस ब्लैक शू में बहुत सालों से रही हूँ और अब मैं नहीं रह सकती। मतलब जब उनके फादर की डेथ भी हो गई है, उसके बाद भी जब वो जितनी लाइफ उन्होंने 38 पे उन्होंने सुसाइड करी है, तो दैट मीन्स 8 साल के थे जब उनके फादर की डेथ हो गई, मतलब 30 साल। उन्होंने बोला है कि उनके डेथ के बाद भी जो मैं 30 साल, जो मैं एक काले से कमरे में और बहुत ही ब्लैक डेज इन माई लाइफ, मतलब जो मैं रही हूँ, अब मैं नहीं रह सकती और ना मैं रहूँगी। ठीक है, आप देख सकते हैं, मतलब मैं इसमें 30 साल तक रही हूँ पर मैं अब नहीं रह सकती। और इस पोएम को लिखते लिखते ही कहते हैं कि उन्होंने सुसाइड कर ली थी, तभी ये उनके उनके डेथ के बाद पब्लिश्ड हुई थी। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं वो पोएम में बता रही हैं कि अब मैं नहीं रहूँगी। ठीक है, फिर वो बोलती हैं कि मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई हूँ कि मुझे सांस लेने में डर लगता है। ठीक है, और उसमें लास्ट, इस स्टैंजा के लास्ट में जो अच्छी वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि छींक, मतलब कि मैं सांस लेने में डरती हूँ, मैं छींक मारने में डरती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से आप आएंगे और आप मुझे मार देंगे। ठीक है, या मतलब मैं नहीं जी पा रही हूँ, मैं बहुत डर में हूँ इस टाइम। ठीक है, तो इसलिए अब मैं इस ब्लैक शू में ज़्यादा नहीं रह सकती और मैं नहीं रहूँगी। ठीक है, फिर वो बोलती हैं कि डैडी आपको ना मैं खुद मारना चाहती थी, मैं चाहती थी कि मैं आपको खुद मारूं, ताकि जितना भी फ्रस्ट्रेशन मेरे अंदर भरा हुआ है, जितनी नफ़रत मेरे अंदर भरी हुई है, वो कहीं ना कहीं कुछ तो कम हो। लेकिन ये सपना मेरा अधूरा रह गया और आप उससे पहले ही मर गए। ठीक है, बहुत ही चीप बातें बोली हैं, लेकिन
बोलती है कि डैडी मैं आपको खुद मारना चाहती थी लेकिन आप उससे पहले ही मर गए, लेकिन आपकी जो बॉडी थी वो इतनी भारी थी जैसे फुल ऑफ बैग विद मार्बल, ठीक है, मार्बल एक रॉक टाइप समझ लो आप, बहुत भारी पत्थर मार्बल्स होते हैं, ऐसा लगता है कि उनसे भरा हुआ एक बैग, सोचो कितना भारी, मतलब इस तरीके की तो आपकी बॉडी थी। और जो आपकी फिंगर्स थे, फिंगर इतनी बड़ी बड़ी थी और आपके पैर इतने बड़े थे, जो एक पैसिफिक में है तो एक अटलांटिक में है, इतने बड़ी भारी आपकी बॉडी थी, ठीक है। तो मतलब आपको तो देख के ही मुझे बहुत डर लगता था और आपसे मुझे बहुत नफरत थी, ठीक है। फिर वो बोलती है लेकिन मैं प्रे करती थी, फिर भी मैं प्रे करती थी कि आप ठीक हो जाएं, ठीक है। क्यों प्रे करती थी? क्योंकि मैं आपको मारना चाहती थी, इसलिए मैं प्रे करती थी कि आप ठीक हो जाएं, लेकिन आप ठीक नहीं हुए और आपकी डेथ हो गई। फिर वो बोलती है कि ये जो रिलेशन है या जो मेरी लाइफ है ये किसकी वजह से एक डिस्ट्रॉय हुई है। उसने ये भी यहाँ पे बोला कि जो जर्मन में जो वॉर हुई थी ना, जिसकी वजह से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। डिस्ट्रॉय इसलिए, और जो जर्मन में वॉर हुई थी, ठीक है, उसमें बहुत सारे टाउन्स थे, बहुत सारी जगहें थी, ठीक है। जब वॉर छिड़ी तो कहीं ना कहीं उनको जर्मन छोड़कर जाना पड़ा, जिसकी वजह से वो कभी भी अपनी फैमिली या अपनी दादी या नानी किसी से भी नहीं मिल पाई, ठीक है। मतलब जब आप बहुत ज़्यादा डीपली और इसको पूरा पढ़ेंगे तब कहीं छोटे छोटे वर्ड्स में, छोटे छोटे स्टैंडाज में आपको पता चलेगा कि वो इसलिए भी है कि वो किसी से नहीं मिल पाई, ठीक है। उसके बाद वो बोलती है कि लेकिन जो टाउन था ना आपका, उस नेम के बहुत सारे टाउन थे, तो मुझे सिर्फ उस टाउन का नाम पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो रियल में कौन सा टाउन है। क्योंकि मैंने सुना है और मेरी फ्रेंड्स, एक कॉलेज की फ्रेंड है, उसने मुझे बताया है कि जर्मन में एक ही नाम के बहुत सारे टाउन हैं। तो मैं ये भी नहीं जानती कि आप किस टाउन से बिलोंग करते हो या मैं किस टाउन से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। और मैं तो ना आपसे कभी बात भी नहीं करना चाहती थी, ठीक है, मैं कभी आपसे बोलना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि जब भी मैं ट्राई करती थी कि मैं आपसे कुछ बोलूँ, मैं आपसे कुछ पूछूँ, मैं कभी आपको कुछ अपने दिल की बात बताऊँ, मुझे ऐसा लगता था कि जो मेरी जीभ है ना वो कांटों के तार में फंस गई है और मेरी जीभ जो है वो हलक में मीन्स अटक गई है, जौ में अटक गई है और मेरी आवाज़ अपने आप ही नहीं निकलती थी। इतना मैं डरती थी आपसे कुछ भी कहने में, ठीक है। फिर वो यहाँ पे आगे भी वो जर्मन लैंग्वेज का ही यूज़ करती है और वो बोलती है कि जो जर्मन लैंग्वेज है ना, मतलब मुझे इस कदर नफ़रत है आपसे कि आप जर्मन से बिलोंग करते हो, तो मुझे जर्मन से भी नफ़रत है और जर्मन लैंग्वेज से भी नफ़रत है। क्योंकि ये जो जर्मन लैंग्वेज है ये मुझे ऐसा लगता है जैसे ट्रेन का इंजन है और जब चलते चलते वो जब आवाज़ करता है तो वो जो इरिटेशन होती है ना, इस लैंग्वेज से मुझे इस तरह की इरिटेशन होती है, ठीक है। फिर वो बोलती है कि जो माउंटेन की जो स्नो है ना, जो जर्मन के बॉर्डर पे है, ठीक है, वो भी सच्ची नहीं है, मतलब वो भी सच नहीं है। मतलब इस कदर नफ़रत है उनको कि बोलते ना कि लोगों को अपने सरहद से, बॉर्डर से बहुत प्यार होता है, लेकिन मुझे जर्मन पे जो स्नो भी पड़ी हुई है ना वो भी सच्ची नहीं लगती, वो भी मुझे पसंद नहीं है, वो भी मुझे अच्छी नहीं लगती, ठीक है। मैं आपसे इतना डरती हूँ, इतना डरती थी, और सबसे ज़्यादा मैं आपकी आँखों और आपकी मूँछों से डरती थी। इतनी आपकी आइज़ जो है वो एकदम डार्क कलर और एकदम बड़ी सी, और आपकी मूँछें जो थी वो बिल्कुल हिटलर सी थी। आप मुझे कहीं न कहीं हिटलर से लगते थे जिसने कई सारे लोगों को मारा है, ठीक है। तो मैं आपसे बहुत डरती थी और यहाँ पे वो अपने डैडी को हिटलर से कंपेयर करती हैं। फिर वो बोलती हैं कि आप ना पंजर मैन की तरह हो, दैट मीन्स जो लड़ाई में जो वो चलाते हैं ना, ट्रैंक ड्राइवर जो होते हैं ना, जो मतलब नीचे कुछ भी आ रहा है उसको कुचलते हुए चले जा रहे हैं, बस अपना मिशन दिख रहा है, बस वही कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो उस जगह सही भी है, ठीक है। लड़ाई में अगर वो ये देखेंगे, इंसानियत देखेंगे, अरे उसके लग गई, हो गया तो भैया कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप उस ड्राइवर की तरह हो जो जिनसे मुझे बहुत डर लगता है, ठीक है, और जो सिर्फ अपना ही सोचते हैं या मेरे दिल में क्या है या मैं आपसे कभी कुछ कहना भी चाहती हूँ आपने कभी नहीं सोचा। फिर वो बोलती है कि मेरे लिए ना आप एक भगवान तो थे, जैसे बोलते हैं कि सबके पेरेंट्स भगवान हैं, आप मेरे लिए भगवान तो थे, लेकिन आप मेरे लिए डेविल भगवान थे। जो जिस तरीके से जो गॉड होते हैं वो उजेला लाते, मतलब प्रकाश लाते हैं, वाइटनेस लाते हैं, हेवन को डिस्क्राइब करते हैं, आपने मेरे लिए उसको ब्लैक में चेंज कर दिया, ठीक है। आप ब्लैक मैन बन गए मेरे लिए, जिसने पूरे आसमान को एक ब्लैक कलर के से उसको ढक दिया हो, और मैं उस ब्लैक कलर में बहुत डरी हुई, सहमी हुई रही हूँ, ठीक है। तो आप मेरे लिए डेविल थे,
डेविल गॉड थी, ठीक है। फिर वो बोलती कि मेरे पास ना आपकी एक पिक्चर है जिसमें आप ब्लैक बोर्ड के पास खड़े हुए हो। वो तब की है जब आप एज अ प्रोफेसर काम करते थे, तब की वो पिक है, आप उस ब्लैक बोर्ड के पास खड़े हुए हो। लेकिन वो बोलती है कि आपकी चिन में ना, आपकी चिन में उस फोटोग्राफ में एक होल है, ठीक है। लेकिन वो होल जो है वो यहाँ पे हिटलर से उसको डिस्क्राइब करती है और डेविल से डिस्क्राइब करती है कि जिस तरीके से डेविल के वो होल या लाइनें होती है ना फेस पे, सिकुड़ा सा मुंह होता है, ठीक है। इस तरह से आपके फेस पे जो रिंकल्स और जो होल्स आपके फेसेस पे आ रहे हैं वो एक डेविल के फेस पे होते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल डेविल की तरह नज़र आ रहे हो मुझे उस फोटोग्राफ में भी। अब यहाँ पे वो कंपेयर करती है कि आप डेविल हैं क्योंकि जो आपका हार्ट है वो एकदम डेविल की तरह ब्लैक है, ठीक है। और आपने मेरा जो दिल है उसको 2 हिस्सों में कर दिया, क्योंकि मैंने कभी नहीं समझा कि आप मेरे फादर हैं और आपने कभी नहीं समझा कि मैं आपकी बेटी हूँ या मुझे आपसे कुछ कहना है, इसलिए आपने मेरे जो दिल है उसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया है। फिर वो बोलती है जब आपको दफनाया जा रहा था, ठीक है, और जब आपको दफनाया जा रहा था, आपको मारा जा रहा था, तब मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी मेरी लाइफ भी ख़त्म हो गई, क्योंकि मैं इतने डर में थी, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं आगे क्या कर पाऊँगी या क्या कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने भी मरने की कोशिश करी कि मैं भी मर जाती हूँ, लेकिन लोगों ने मुझे बचा लिया और लोगों ने मुझे उस कब्र से खींच के बाहर निकाल लिया। पर जब मैं बाहर आई तो मैंने आपका एक मॉडल बनवाया, ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, तो मैंने आपका एक मॉडल बनवाया ताकि ये लगे कि हाँ आप मेरे साथ हैं। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि भाई मॉडल क्यों बनवाया जब इतनी नफरत थी। तो इस पोएम में लिखा हुआ है कि जब मैं बाहर आई तो मैंने आपका एक मॉडल बनवाया, ठीक है। लेकिन मैंने उस मॉडल को बिल्कुल हिटलर की तरह बनवाया, ठीक है, जो मतलब बहुत ही भयानक और बहुत ही हिटलर टाइप का, जैसे हिटलर की मूंछें थी, ठीक है, और जिस तरीके से उसकी आंखें बड़ी बड़ी। तो एक तरीके से मैंने आपको हिटलर और कहीं ना कहीं डेविल का रूप देते हुए मैंने आपका एक मॉडल बनवाया, ठीक है। और वो इंसान, मैंने उस मॉडल के हाथों में स्क्रू और रैक दिया हुआ है, क्योंकि ये उन लोगों को, ये डेविल को पसंद होता है ताकि वो लोगों को परेशान कर सके, लोगों को प्रताड़ित कर सके, ठीक है, उनको दुख पहुंचा सके। इसलिए मैंने आपके मॉडल पे भी उन इंस्ट्रूमेंट को वहाँ पे लगवाया है, रैक एंड स्क्रू, ठीक है। फिर उसने बोला कि अगर मैं उस टाइम आपको मार भी देती ना, अगर मैं खुद भी आपको मार देती ना, तो मैं एक इंसान को नहीं 2 इंसान को मारती, क्योंकि मैं आपसे इस कदर नफ़रत करती थी कि आपके मारने के बाद भी क्या मैं आज़ाद हो जाती, क्योंकि आपका जो डर था वो इस कदर मेरे अंदर था कि आपके मरने के बाद तो वैसे भी मरी गई हूँ, मैं नहीं जीना चाहती अब, ठीक है। लेकिन अगर मैं खुद भी आपको मार देती ना, तो भी कहीं ना कहीं मैं 2 लोगों को मारती, ठीक है। उसके बाद जो वो अपने डैडी को वेम्पायर से कंपेयर करती है, कहती है कि जिस तरीके से वेम्पायर किसी का ब्लड पीते हैं, इसी तरीके से आपने भी बहुत सालों तक मेरा खून पिया है, ठीक है। और आपका जो हार्ट है वो बिल्कुल खून पीते हो आप, लेकिन फिर भी जो आपका हार्ट है वो एकदम ब्लैक है और कोई भी आपको पसंद नहीं करता, ठीक है। मतलब जो जब आपकी डेथ हुई है तो सब लोग इतनी खुशी मना रहे हैं और सब इतने खुश हैं, आसपास के लोग और जो आपके फ्रेंड्स या कुलीग्स जो भी जिनसे भी आप मिलते थे वो सब इतने खुश हैं कि उसमें से सिंगल इंसान भी दुख नहीं मना रहा है। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं कि आप अब उनके बीच में नहीं हैं, आपकी दहशत उनके बीच में नहीं है और वो बहुत खुशी मना रहे हैं, ठीक है। और एंड में जो वो बोलती है डैडी डैडी यू आर बास्टर्ड करके बोलती है, ठीक है। मतलब बहुत ही घटिया आदमी यहाँ पे उसने अपने डैडी को बताया है, बहुत ही घटिया इंसान बताया है अपने डैडी को। लेकिन रियल लाइफ में तो भाई मैं इस पोएम को क्या ही बोलूँ, अगर मुझे इस पोएम को रेट देने होते तो शायद मैं 0 रेट देती, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। तो चलिए हमारी नॉवल यहाँ पे ख़त्म होती है, सॉरी पोम यहाँ पे ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अच्छा 1 मिनट, मेरे से ना कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। वैसे तो मैं लाइव आके बताऊँगी, बट मे भी अगर मैं इस बीच लाइव नहीं आ पाई, मैं संडे ही लाइव आती हूँ, क्योंकि और जो डेज़ होते हैं वो वर्किंग डेज़ होते हैं, पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं लाइव आ जाऊँ कल या परसों, ठीक है। और लेकिन फिर भी मैं आंसर यहाँ पर दे देती हूँ, ठीक है। तो मोहम्मद अयाज़ जी, आपने मेरे को बोला था कि आपने मेरे को इंस्टा पे मैसेज किया है और आपने कुछ नोट्स
से मांगे हैं, ठीक है। मैंने पूरा इंस्टा चेक किया, मोहम्मद अयाज जी मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया है, ठीक है। दूसरा जो चंद्रशेखर जी हैं, उन्होंने मुझे ब्रेस्ट जोमेंजल और ब्लैक डैडी की समरी के लिए रिक्वेस्ट करी थी, तो वो मैंने ऑलरेडी, ठीक है, डैडी की मैंने बना दी है, और ब्रेस्ट की भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तभी ब्रेस्ट जोमेंजल या हेवन में एक लड़की होती है ना, ठीक है, वो भी मैं बहुत जल्दी ही डाल दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो चेतन तिवारी जी हैं, वो मेरे से पूछते हैं कि उन्होंने एमए करी हुई है पोल साइंस में, ठीक है, और बीएड कर रखा है, और पीजीडीईए भी कर रखा है। अब वो पीएचडी करे नहीं करे या कहाँ से करे, ठीक है, वो आपको एज अ प्रोफेसर वर्क करना है तो ही आप पीएचडी करें, नहीं तो नहीं करें। देखिए, आपने एमए पोल साइंस में करी हुई है, ठीक है, लेकिन आपके 55% नहीं होंगे, इस वजह से आप आगे एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, मेरी अगर आप मानिए तो ये प्रॉब्लम आपको आगे भी रहेगी, और इसके बिना तो आप, अगर आपके 55% नहीं है तो आप पीएचडी में भी एडमिशन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है तो आपको उन मार्क्स को 55% करना ही पड़ेगा। आप ऐसा करिए, उसमें से कोई भी एग्ज़ाम दोबारा दे दीजिए, ठीक है, उसका फॉर्म फिल करिए, उस एग्ज़ाम को दोबारा दे दीजिए, और कोशिश करिए कि आपकी 55% हो जाए, ठीक है। मास्टर्स में बीएड आपने करी रखी है, बहुत अच्छी बात है। अभी प्रेजेंट टाइम पे आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में एलिजिबल हैं, पढ़ा सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट में अगर आप स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, जिस वजह से आपने बीएड करी हुई है, तो आप पीजीटी टीजीटी के फॉर्म निकले हुए हैं, यूपी के भी अभी निकले हुए हैं, आप उसमें एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। उसमें 50% आई थिंक मांगे गए हैं, तो आप उसमें दे सकते हैं अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो ही, ठीक है। उसके बाद अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो देखिए, पीएचडी के लिए सबसे पहले तो आपको 55% करने ही पड़ेंगे, तभी आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। चलिए, फिर भी अगर आपने किसी प्राइवेट कॉलेज से एडमिशन ले भी लिया, देखिए प्राइवेट कॉलेजेस ना बहुत कॉस्टली होते हैं, ठीक है। चलिए, फिर भी आपने प्राइवेट कॉलेजेस में ले भी लिया तो उसमें आपको रेगुलर करना पड़ेगा, रेगुलर जाना पड़ेगा। जैसे स्कूल होता है ना हमारा प्रॉपर, ऐसे आप उसके साथ कोई और वर्क नहीं कर सकते, ठीक है। डेली आपको जाना पड़ेगा एज अ प्रॉपर, और उसकी फ़ी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन आफ्टर पीएचडी के बाद कंफर्म होता है कि आप लेक्चरर बन ही जाएंगे, ठीक है। प्राइवेट का तो देखिए कंफर्म होता है, गवर्नमेंट का जो होता है उसके जो भी एग्ज़ाम और क्राइटेरिया होता है उसमें 55% मस्ट हैं, बहुत कंपलसरी है। इसलिए मैं तो आपको यही सजेशन दूंगी कि पहले आप उन मार्क्स को 55% करिए। उसके बाद अगर मान लीजिए आपने पीएचडी नहीं भी करी और अगर आपके मार्क्स 55% हैं, तो भी बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं और कॉलेजेस में बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं जो विदाउट पीएचडी भी आप लेक्चरर बन सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद, इसके साथ जब आप एमए का एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो इसके साथ आप नेट की प्रिपरेशन कर लीजिए, और इसका एग्ज़ाम देने के साथ आप नेट का भी दे दीजिए। अगर नेट का भी ईजी होता है, हो जाएगा यार क्लियर, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, हो जाएगा क्लियर। वो क्लियर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं होता है तो मास्टर्स में आपके 55% हो चुके हैं और फिर आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, और उसके बाद तो आप लेक्चरर ही बन जाएंगे, ठीक है। अगर और भी कोई बात ऐसी है जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगी कि इन चीज़ों का जवाब जब मैं लाइव आऊँ तभी भी दूँ, ठीक है। लेकिन कंफर्मेशन नहीं थी कि मैं कब लाइव आऊँगी, इसलिए मैंने वीडियो के एंड में ही इसको बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब जो कमेंट्स आए हुए हैं ना, वो ना मेरे इस फ़ोन में आए, नहीं तो मैं आज ज़रूर पढ़ती। बड़े ही प्यारे प्यारे मैसेज आए हुए हैं यार आप लोगों के, बहुत ही अच्छे कमेंट आए हैं। बस इसी तरीके से प्यार देते रहिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो मैं आपके कमेंट्स ज़रूर रीड करूँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। पर्टिकुलर सबका नाम लेके मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे आपके मैसेजेस और कमेंट्स बहुत अच्छे लगे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, और मेन बात, खुश रहिए यार। कोई भी चीज़ इस दुनिया में परमानेंट नहीं है, ओके, समझ रहे हैं। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है, कोई भी चीज़, आपकी गवर्नमेंट जॉब है, आप बहुत ऊंची पद्धति पे हैं, आप कुछ भी हैं, परमानेंट नहीं है। आप दुखी हैं, परमानेंट नहीं है, सब चीज़ चला जाना है, आप खुद इस दुनिया से चले जाने हैं यार। फिर किस चीज़ की टेंशन, जितनी लाइफ मिली है उसको खुल के जियो यार, खुश रहो, जितना है बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट है। कुछ लोगों को तो ये भी नसीब नहीं है, ठीक है। तो कभी भी निराश और दुखी नहीं होना है यार, हमेशा मुस्कुराते रहो और खुश रहो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।